हजारों साल पहले कहा जाता है कि कुछ रहस्यमयी लोग भारत की उत्तरी भूमि पर आए। क्या वे आक्रमणकारी थे जिन्होंने प्राचीन सभ्यता पर कब्जा किया, या वे शांत प्रवासी थे जो इस भूमि में रच बस गए? सदियों से इतिहासकार और पुरातत्वविद इस रहस्य की खोज में लगे हैं, पर आज भी सवाल वही है, क्या आर्य सच में भारत पर आए थे या ये सिर्फ एक औपनिवेशिक कहानी है? आइए लौटते हैं उस समय में जब आर्य आक्रमण सिद्धांत की शुरुआत हुई और वैदिक युग का उदय हुआ, वो युग जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। 19वीं सदी में जब भारत पर ब्रिटिश शासन था, तब कुछ यूरोपीय विद्वानों ने एक नई थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि हजारों साल पहले कुछ घुड़सवार खानाबदोश लोग, जिन्हें वे आर्य कहते थे, मध्य एशिया की ठंडी पहाड़ियों से भारत आए। उनके अनुसार ये आर्य लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत में आए। उन्होंने सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता को नष्ट किया और एक नई संस्कृति बनाई, वैदिक संस्कृति। ये एक ऐसी थ्योरी थी जो भारत के अतीत को समझाने की कोशिश करती थी। लेकिन आगे चलकर इसी थ्योरी पर बहुत विवाद हुआ। जब सिंधु घाटी की प्राचीन नगरियां शांत हो रही थी, तब भारत की धरती पर एक नया सवेरा हुआ, वैदिक युग की शुरुआत। लगभग 1500 ईसा पूर्व इस युग में पवित्र मंत्र और स्तोत्र रचे गए, कागज पर नहीं बल्कि स्मृति और स्वर में। ऋषि खुले आकाश के नीचे बैठकर प्रकृति की स्तुति करते, नदियों, सूर्य, वायु और अग्नि की। इन मंत्रों को बाद में वेदों में संकलित किया गया और यही बने भारत की आध्यात्मिक और दार्शनिक सोच की नींव, ऐसी नींव जिसकी गूंज आज भी मंदिरों, यज्ञों और हर श्रद्धालु के हृदय में सुनाई देती है। प्रारंभिक वैदिक युग में जीवन बहुत सरल, शांत और प्रकृति से जुड़ा हुआ था। समाज जनजातीय था। लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे जिन्हें जन कहा जाता था। इन जनों का नेतृत्व राजन करता था, जो कोई अत्याचारी राजा नहीं बल्कि जनता का रक्षक और मार्गदर्शक होता था, जिसे उसकी बुद्धि और वीरता के कारण चुना जाता था। गायें उस समय धन और सम्मान का प्रतीक थीं। किसी व्यक्ति की संपन्नता उसकी गायों की संख्या से मापी जाती थी। कृषि और पशुपालन जीवन के केंद्र में थे। परिवार एकजुट थे और धरती, नदियां, पेड़ पौधे सबको पवित्र माना जाता था। धर्म जीवन का अभिन्न हिस्सा था। लोग अग्नि के चारों ओर बैठकर यज्ञ करते थे, घी, दूध और अन्न अर्पित करते हुए देवताओं से प्रार्थना करते थे। वे इंद्र से वर्षा और विजय की कामना करते, अग्नि से अपनी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचाने की और वरुण से ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने की विनती करते। ये यज्ञ और मंत्र केवल पूजा नहीं थे, वे जीवन और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति थे। यह वो समय था जब अध्यात्म, समाज और प्रकृति तीनों एक सुंदर संतुलन में थे। शताब्दियां बीतते बीतते प्रारंभिक वैदिक जीवन की सादगी धीरे धीरे बदलने लगी। समाज बढ़ने लगा, संख्या में, महत्वाकांक्षाओं में और जटिलता में। जहां पहले छोटे जन रहते थे, अब वहां बड़े बड़े राज्य बनने लगे। अब सत्ता कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो गई थी। पुराना राजन अब एक शक्तिशाली राजा बन चुका था, जिसके चारों ओर पुरोहित, योद्धा और मंत्री होते थे। मिट्टी के घरों की जगह राजमहल और सभा भवनों ने ले ली थी। लोहे के उपयोग ने एक नए युग की शुरुआत की। किसानों ने घने जंगलों को साफ किया और बड़ी बड़ी जमीनों पर खेती शुरू की। लोहे के हलों ने मिट्टी को उपजाऊ बना दिया, जिससे अनाज की अधिकता हुई, व्यापार बढ़ा और नए पेशे जन्मे। वर्ण व्यवस्था जो पहले कर्म और कार्य पर आधारित थी, अब कठोर होती गई। समाज 4 वर्गों में बंट गया। ब्राह्मण, जो पूजा और शिक्षा से जुड़े थे। क्षत्रिय, जो शासन और रक्षा करते थे। वैश्य, जो व्यापार और कृषि करते थे। और शूद्र, जो सेवा कार्य करते थे। धार्मिक जीवन भी बदल गया। अब प्रकृति की पूजा के स्थान पर बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान होने लगे, जिनमें पुरोहितों की भूमिका मुख्य थी। मंत्रों का आध्यात्मिक अर्थ धीरे धीरे भौतिक प्रदर्शन में खोने लगा। यह परिवर्तन का युग था, जब शक्ति, धन और कर्मकांड समाज को आकार देने लगे थे।
फिर भी इन सब के बीच वैदिक आत्मा, सत्य की खोज और धर्म के नियमों की भावना लोगों के हृदय में जीवित थी। वैदिक युग ने भारत को उसकी आध्यात्मिक जड़ें दी, वेद, यज्ञ और दर्शन, जो आज भी भारतीय संस्कृति को आकार देते हैं। तो क्या आर्य आक्रमण सच था या इतिहास को नए सिरे से लिखने की जरूरत है? बहस आज भी जारी है, लेकिन एक बात तय है, वैदिक युग ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया।